सर ठीक है, मैंने कर दिया। हाँ मैंने कर दिया हाँ। जी। तो हमें एवोल्यूशन क्या सिखाती है, हम इसकी बात आज करने वाले हैं। कुछ बातें शायद ऐसी होंगी जो आप लोगों ने मुझसे पहले सुनी होंगी, मगर उसके ऊपर आज हम वो वाला एंगल जरूर देंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। ठीक है, तो हमारी जो जमीन है या जो हमारी अर्थ है वो 4.6 बिलियन साल पुरानी है। ठीक है, और जिंदगी या लाइफ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले तो नहीं, मगर तकरीबन को 3.5 या 3.8 बिलियन साल पहले जमीन पे जिंदगी जो है वो क्या है, वो आ गई थी। ठीक है, लाइफ जो है वो जमीन पे शुरू हो गई थी 3.8 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, कुछ ऐसे मिलते हैं लाइफ। तो 4.5 to 7 बिलियन ईयर्स पहले आपको क्या नजर आएगा यहां पे, एक सेकंड में इसकी पॉइंटर ले लेते हैं। 4.5 to 7 ये बहुत छोटा है, जमीन बनी 4.5 to 7, 4.6 बिलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 करोड़ साल पहले या सॉरी 4 अरब साल पहले, यानी 400 करोड़ साल पहले क्या हुआ, जमीन के ऊपर जो थी जमीन प्रॉपरली बन गई थी। और तकरीबन हमारे पास जो यहां पे ऑक्सीजन थी वो 2 अरब और 30 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन जमीन पे आई थी, जो कि लाइफ ने पैदा की थी। ठीक है, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस जो शुरू हो रहा था वो तकरीबन यहां जो ऐसे लाइफ फॉर्म थे जो कि क्या करते थे, जो सूरज की रोशनी के थ्रू, जो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करके अपनी जिंदगी गुजारते थे, वो तकरीबन 3.2 बिलियन ईयर्स यानी 3 अरब और 20 करोड़ साल पहले जमीन पे बन गए थे। ठीक है, फिर मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो काफी बाद में आती है। वो तकरीबन हमारे पास कहीं किसी टाइम 1 बिलियन से लेके 5.5 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन से लेके 50 करोड़ साल के दरमियान में किसी टाइम हमारे पास मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो आ जाती है। और हम जो इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ आज से 2 से 3 लाख साल पहले जमीन पे आए थे, बने थे, एवॉल्व हो गए थे। मगर ये याद रखें कि वो इंसान जो था वो बोल नहीं सकता था। इंसान ने बोलना कब शुरू किया, आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इंसान ने बोलना शुरू किया। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि जी वेद जो है वो इतने करोड़ साल पुराना है, तो भाई जब इंसान को बोलना ही नहीं आता था तो वेद कहां से आ गया। लिखना तो दूर की बात है, बोलना भी नहीं आता था इंसान को। बोली ही अभी इंसान ने डेवलप नहीं की थी, क्योंकि इंसान के दिमाग के अंदर जो एरियाज होते हैं जो कि बोलने और सुनने से ताल्लुक रखते हैं, जिनका कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप बोल और सुन सकते हैं, ब्रोकिया और वर्नैकी एरियाज, वो दोनों इंसान के दिमाग में अभी बने ही नहीं थे। इसलिए इंसान तो बोल ही नहीं सकता था उस टाइम। ठीक है, तो फिर ये थोड़ी सी एक छोटी सी हिस्ट्री थी जिसके अंदर हम बात करेंगे। फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को पहले कि 3.77 बिलियन ईयर्स पहले जो जियोथर्मल वेंट्स थे समंदर के अंदर, जहां से लावा जो था वो निकलता था, उसके इर्द गिर्द गर्म जगह बन गई और वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स भी होते थे। तो वहां पे क्या हुआ, जियोथर्मल वेंट्स के आसपास पहली जिंदगी पैदा हुई, और वो ऐसी जिंदगी थी जो ऑक्सीजन पे नहीं चलती थी, वो हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ दूसरी गैसेस थी उन पे जिंदा रहती थी। एनारोबिक लाइफ, जो कि ऑक्सीजन में सांस नहीं लेती, वो क्या करती है, वो दूसरी गैसेस में सांस लेती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो ये था। तो इंसान की जो एवोल्यूशन की जो स्टडी है वो इंसान बहुत ब्रॉड एक चीज है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आती है, जिसके अंदर आप स्टडी करते हो कि कोई कल्चर कैसा था। प्राइमेटोलॉजी, जिसके अंदर आप जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, चिंपैंजी, बोनोबो, गोरिल्ला, ओरांगतान और इंसान भी उसी में आता है, उसके थ्रू होती है। आर्कियोलॉजी, जहां पे इंसानों के टूल्स चेक किए जाते हैं, पुराने इंसान जो थे आज से 1 लाख साल पहले रहने वाले, 2 लाख साल पहले रहने वाले, वो भी नेजे बनाते थे, भाले बनाते थे, वो और किस्म की छुरियां बनाते थे पत्थरों से, पत्थरों की बनी हुई छुरियां होती थी वो, जिनको वो तेज कर लेते थे और उनसे गोश्त काटते थे, वो थी। इथोलॉजी, फिर लिंग्विस्टिक्स, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा इंसान की एवोल्यूशन का जो है वो क्या है, सारा सिलसिला है।
ठीक है, तो 85 से 55 मिलियन ईयर्स, यानी कितने, 85 मिलियन का मतलब है 8 करोड़ और 50 लाख साल पहले, और उससे लेके 55 मिलियन साल के दरमियान में पहले प्राइमेट्स बने थे। पहले प्राइमेट्स कौन से, बंदर, ठीक है, वो बने थे। तो वो जो है इनका अब एक जो हमें मिला जिसका नाम है लीमर लाइक डार्विनस, डार्विनियस जो है, ये मिला है 50 मिलियन साल पुराना, यानी 5 करोड़ साल पुराना। 85 मिलियन साल वो वक्त है जब अभी डायनासोर भी जमीन पे मौजूद थे, अभी वो थे जिंदा, तो तब भी प्राइमेट्स इवॉल्व हो चुके थे, ठीक है जी। तो उस टाइम पे ये छोटे छोटे बेचारे होते थे और इनकी एवोल्यूशन ही हमसे आगे जुड़ी हुई है, हम इनके डिसेंडेंट हैं। हमारे जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे 55 से 85 मिलियन ईयर्स पुराने, उनमें ये प्राइमेट्स शामिल थे, ठीक है जी। और ये प्राइमेट्स से हम डिसेंड होके यहां आए, ठीक है। तो प्राइमेट्स की हमारा एप्स और मंकीज से क्या कनेक्शन है, ठीक है। एक हमारा कैटरहीनी एक हमारा एंसेस्टर था जो कि 31 मिलियन साल पहले था, यानी 3 करोड़ और 10 लाख साल पहले ये हमारा एक एंसेस्टर था। वो हमारा ह्यूमंस यानी होमो जेनस के जितने भी जानदार हैं, होमो नेanderthal, होमो डिलिनी, होमो सेपियन हम हैं, ठीक है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और गिबून्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, इन सब का वो एंसेस्टर था, ठीक है। फिर 20 मिलियन साल पहले फैमिली होमिनिडाई आई, होमिनिडाई के अंदर फिर होमिनियाई आई, फिर होमिनी आई, और होमिनी फैमिली के अंदर सिर्फ आज हम और चिंपैंजी हैं, ठीक है। तो चिंपैंजी का जो जेनस है वो पैन है और हमारा जो जेनस है वो होमो है। तो चिंपैंजी के जेनस के अंदर फिर आगे वो बनोवो भी आते हैं, ठीक है जी। तो ये है, तो ये हम एक ओवरव्यू के तौर पे देख रहे हैं। तो फॉसिल कैसे बनते हैं, आज हम थोड़ा सा फॉसिल पे फोकस करेंगे। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है, वो उसके ऊपर नेचर की फोर्सेस लगने लग जाती हैं। मगर फॉसिल बनने के लिए एक बड़ी स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। फॉसिल ऐसे बनता है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी कोई जानवर मर जाए और उसे आप छोड़ दें जमीन पे तो वो फॉसिल बन जाएगा, नहीं, वो फॉसिल नहीं बनेगा। फॉसिल बनने, क्योंकि उसके कोई आएंगे जानवर उसे खाएंगे, गिद्ध आ जाएंगे वो उसे खा लेंगे, गिद्ध खाने के बाद उसका ढांचा अगर कहीं कुछ बच भी जाएगा, जब जानवर ही उसको खाएंगे तो जानवर हड्डियां तक तोड़ देते हैं खाते हुए, ठीक है। तो उसका ढांचा या उसका जो स्केलेटन है वो तो कायम नहीं रहेगा, ठीक है। मगर फिर क्या होगा हमारे पास कि उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और वो कभी भी फॉसिलाइज नहीं हो पाएगी। मगर अगर कोई ऐसा लाइफ फॉर्म हो जो मरे और उसके साथ ही उसके ऊपर एकदम मट्टी पड़ जाए, बहुत ज्यादा फ्लड हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है, कोई लैंडस्लाइड के थ्रू वो टोटली दब जाए अंदर, तो फिर क्या होता है कि वो फॉसिलाइज हो जाता है। क्योंकि जब वो जल्दी से दब जाता है, कोई जानवर उसे नहीं खा सकता, कुछ नहीं होता, तो फिर क्या होता है जब वो जमीन के अंदर दबता है, और दबने के बाद भी बड़ी खास कंडीशंस चाहिए होती हैं। आमतौर पे ऐसी कंडीशन आपको चाहिए होगी जिसके अंदर मिट्टी के अंदर भी ऐसी कंडीशन हो कि वो उसको बहुत इस तरह से डिके ना करे कि वो बिल्कुल खराब हो जाए। तो फिर जब वो नीचे बैरी हो जाता है, बैरी होने के बाद फिर नेचर की फोर्सेस उसके ऊपर एक खास तरीके से एक्ट करें, तो क्या होता है कि उसका जो शेल, जाहिर बात है बैरी होने से भी उसका जो फ्लैश होगा वो तो खत्म हो जाएगा, मगर उसकी हड्डियां जो है वो बच जाएंगी। फिर हड्डियां जो बच जाती हैं वो जब उनके ऊपर से और मटेरियल गिरता रहता है, ओवरबर्डन प्रेशर बनता रहता है, क्योंकि जितना मटेरियल ऊपर पड़ेगा, और मिट्टी ऊपर पड़ गई, पत्थर ऊपर पड़ गए। अगर वो शुरू में बैरी हुआ था तो वो सिर्फ जमीन से 3 फुट नीचे था, तो ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स वो 30 फुट नीचे चला जाएगा। ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू 100,000 ईयर्स वो शायद 300 फुट नीचे चला जाए। जब वो 300 फुट नीचे जाएगा तो नीचे जमीन में फिर प्रेशर ज्यादा होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि फिर जो आसपास के मिनरल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं हड्डी के, और वो हड्डी के सारे मटेरियल को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर देते हैं। और फिर वो जो हड्डी किसी टाइम हड्डी होती है वो हड्डी नहीं रहती, वो एक पत्थर बन जाती है। और वो पत्थर जो है वो क्या होते हैं, वो सेव हो जाते हैं रॉक्स के अंदर। और रॉक्स के अंदर जब वो सेव होते हैं तो फिर आप बाद में उनको डिग करते हो और उनको क्या कर लेते हो, उनको फिर आप यूज करके ये फाइंड कर लेते हो कि क्या हुआ है, ठीक है।
तो ये एक फॉसिलाइज फिश है, ठीक है। ये असल में इसका पूरा कास्ट जो है ये बन गया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे फ्लैश होगा या बोन होगी, क्योंकि रॉक के अंदर से मिनरल्स इसके अंदर आए हैं और जो बोन का जो मटेरियल है ओरिजिनल बोन मटेरियल को ही रिप्लेस कर देते हैं। तो असल में जो हम बात कहते हैं ना, जो फॉसिल होते हैं वो रिटन इन स्टोन होते हैं। हम एक मतलब एक एग्जांपल देते हैं कि रिटन इन स्टोन समथिंग जो है ना वो कभी नहीं बदलती। फॉसिल्स असल में लिटरली रिटन इन स्टोन होते हैं, और उन जैसी बात और ये नेचर ने खुद लिखा है, ठीक है। ये हमने नहीं लिखा, ये नेचर ने लिखा, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये नेचर ही ने लिखा हुआ है फॉसिल, ठीक है जी। तो इसलिए फॉसिल किसी ने बदले नहीं होते, फॉसिल खुद में एक चीज होते हैं, ठीक है जी। तो ये बात है। तो आज से 7 मिलियन साल पहले यानी 70 लाख साल पहले हमारा और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था। उस टाइम ना चिंपैंजी थे ना हम थे, उसका नाम था सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस। सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस जो है वो एक लाइन उससे निकली जो कि चिंपैंजी की है, और दूसरी लाइन उससे निकली जो कि होमिनाई तक आ जाती है या होमिनाई तक आती है, और हम उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस है। इसकी 2002 में इसकी स्कल मिली थी, और इससे ये अंदाजा हुआ था कि ये हमारा और उनका एंसेस्टर है, और इसकी इंटरप्रिटेशन से ये बात साबित हुई थी, और ये माना जाता है कि यही हमारा एंसेस्टर था। और आज इंसान और चिंपैंजी में 98% से ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी है। पिछले 7 मिलियन साल में एवोल्यूशन इतनी स्लो होती है कि वो हमें इतना डिफरेंट नहीं बना सकी कि हमारे और चिंपैंजी के जेनेटिक मेकअप में कोई फर्क आ जाए, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग इधर से ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी हिंदुइज्म तो मानता है कि जी ओ जी हनुमान भी था और फलां था और ढमका था और ये भी होता था और वो भी होता था, मगर हनुमान का या हनुमान के जो और रिलेटेड है उनका कोई भी आज तक हमें फिजिकल स्पेसिमेन नहीं मिल पाया। ना तो इंडिया से कुछ निकला ऐसा और ना कुछ था। हमें पता है कि महाभारत की कहानी वो एक फिक्शन है, एक मिथोलॉजी, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स इसके कैसे थे, ठीक है। इसके अंदर जो एक चीज थी, ये आप मॉडर्न ह्यूमन की स्कल देख सकते हैं, ये आप चिंपैंजी की स्कल देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस है जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे, वो भी इंसान के एंसेस्टर्स में आता है। और ये सेलेंथ्रोपिस है। अब सेलेंथ्रोपिस से जो इवॉल्व हुए थे उनमें एक चिंपैंजी था और एक सेलेंथ्रोपिस अफ्रीकानस था। सेलेंथ्रोपिस अफ्रीकानस का फिर आगे बहुत जो है वो डाउन द लाइन एंसेस्टर जो उसका क्या उसे आप कहते हैं डिसेंडेंट है, वो मॉडर्न होमोसेपियंस में आते हैं। तो इसकी जो स्कल है, अगर आप देखें इंसान की जो स्कल है उसके अंदर जो ब्रेन का एरिया वो बहुत बड़ा है। तो सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस जो है वो ज्यादा चिंपैंजी से मिलता था, हमसे उतना ज्यादा मिलता नहीं था, मगर जारी बात है कि आज ये बात समझ आ चुकी है। तो इसका ब्रेन साइज जो था तकरीबन चिंपैंजी जैसा था। और ब्राउ रिज किसको कहते हैं, जो आपकी आंखों के ऊपर भवें नहीं होती, भवों के साथ जो ब्राउ आपकी जो ब्राउज होती हैं, वहां पे जो चिंपैंजी है उसमें भी ब्राउ रिज काफी बाहर की तरफ है, और हमारी जो इंसानों की है वो नहीं है बाहर की तरफ। मगर सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस को अगर हम देखें तो इसकी ब्राउ रिज चिंपैंजी जितनी बाहर नहीं है, थोड़ी अंदर है, और इंसान जितनी ज्यादा अंदर भी नहीं गई हुई। इसका मुंह थोड़ा सा बाहर की तरफ यूं जाता है, इंसान का मुंह बाहर की तरफ नहीं जाता। हमारे तकरीबन फ्लैट फेसेस होते हैं, तकरीबन थोड़े से बाहर होते हैं। मगर अगर आप चिंपैंजी और सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस को देखें तो इनका मुंह काफी यूं करके बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फेस है वो इतना काफी ज्यादा फ्लैट है, मगर इसका फेस जो है वो इतना फ्लैट नहीं था। तो ये इसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई है, अगर आप देखें तो इसका फेस काफी बाहर की तरफ सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस का आता है, मगर चिंपैंजी का एवोल्यूशन ऐसा हुआ कि इसका फेस और बाहर की तरफ चला गया, ठीक है जी। तो और इसके केनाइन्स जो थे वो काफी स्मॉल थे। इससे पिछले जो इसके अपने एंसेस्टर थे ना सेलेंथ्रोपिस चाडेंसिस के, इसके केनाइन टीथ वो होते हैं जो कि लड़ने के लिए, गोश्त खाने के लिए इंपॉर्टेंट है, किलिंग बाइट के लिए जरूरी होते हैं। हमारे भी इंसानों में भी केनाइन टीथ हैं, ठीक है। वो गोश्त खाने वाले जानदारों के लिए की निशानी होते हैं केनाइन टीथ, ठीक है। कुत्तों में भी होते हैं, बिल्लियों में भी आपने देखे हैं कि 2 दांत ऐसे होते हैं कि वो दूसरे दांतों से बड़े और लंबे और नुकीले होते हैं। बेसिकली वो किलिंग बाइट के लिए लाजमी होते हैं, और वो
जानदार जो गोश्त खाते हैं उनमें ये होते हैं, इंसानों में भी हैं, मगर इंसान क्योंकि बहुत लंबे अरसे से अपना जॉ यूज नहीं करता, हम अपने हैंड और टूल्स और फायर की मदद से क्या करते हैं कि अपने फूड को प्रोसेस करते हैं बजाय अपने दांतों के। तो ये सेलेंथ्रोपस चाइडेंसिस मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का दिखता था, एक साइंटिस्ट की, मतलब एक ग्राफिक आर्टिस्ट की ये कंस्ट्रक्शन है उसकी, ठीक है। इसका नाक जो था वो बंदरों से ज्यादा मिलता था इंसान के बजाय, आंखें जो थी वो भी प्राइमेट्स की तरह थी, और इनके अंदर विजिबल वाइट्स नहीं थी। इंसानों की आंखों में यहाँ पे वाइट होता है जो हमारी आंखों में है, यहाँ पे नहीं था, ठीक है जी। और इसकी जो स्किन थी वो डार्क थी ताकि इसको यूवी रेडिएशन से बचाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा सेलेंथ्रोपस चाइडेंसिस था, ठीक है। तो इसकी जो ब्राउ रिज है यहाँ पे, जो इसकी भमों वाली जगह है, वो काफी हैवी थी, और ये इसलिए होती है कि ये भी प्रोटेक्ट करने के लिए आंखों को, कि आपको कोई ब्लो लगने लगे तो आप इस जगह को आगे कर दें, आंखों पे ना लग पाए तो बच जाएं। तो जो जानदार जितने वायलेंट होते हैं उनमें ये ज्यादा होती है, ठीक है। फेस जो है वो कैसा था, इंसानों की के कुछ फीचर्स इसके अंदर फेस के हमें दिखाई जाते थे। हेड प्रोबेबली पोजीशन मोर स्क्वायरली। अब जो जो चिंपैंजीज है उनका सर आगे की तरफ होता है, मगर इंसानों का सर जो है वो बिल्कुल फ्लैट होता है अपने ऊपर। इंसान का जो सर है वो उसकी स्पाइन के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल होता है, मगर चिंपैंजी का जो है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका जो गेट है वो थोड़ा सा इंसान की तरफ का था। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस आता है जो कि 3.6 मिलियन से 2 मिलियन साल तक था जमीन के ऊपर। 3.6 मिलियन का मतलब है 36 लाख से 20 लाख साल तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो जमीन पे था। और इसका जो दिमाग था वो सिर्फ 26 से 31 क्यूबिक इंच के बराबर था, ठीक है। और इनका जो हाइट थी वो 4 फुट और 7 इंच होती थी, और इनका वजन जो था वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ वेट इनका 40 केजी या 88 पाउंड के बराबर होता था। और फीमेल जो होती थी वो 4 फुट और 1 इंच की होती थी, मेल जो है 4 फुट और 7 इंच का होता था। तो ये हमसे काफी छोटे थे, और फीमेल का वेट जो है वो 66 पाउंड के बराबर होता था। अफ्रीकानस जो है वो एक कॉम्पिटेंट बाइपैड था। बाइपैड का मतलब क्या है, देखें जो हमने पीछे सेलेंथ्रोपस चाइडेंसिस देखा है ना, वो बाइपीडल नहीं था। बाइपीडल का मतलब है कि 2 पांव पे चलने वाला, ठीक है। अब अगर आप चिंपैंजी को देखें ना, चिंपैंजी सीधा खड़ा हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मगर वो 4 पांव पे चलता है, वो 2 पांव पे नहीं चलता। अगले बाजू उसके खासे लंबे होते हैं, और चिंपैंजी को अगर आप चलता हुआ देखें या भागता हुआ देखें तो वो 4 पांव पे भागता या चलता है। मगर ये जो था, ये कॉम्पिटेंट बाइपैड का मतलब क्या है कि ये कुछ एज कंपेयर टू चिंपैंजी काफी लंबे अरसे तक, काफी लंबे टाइम तक जो है वो क्या कर सकेगा, 2 पांव पे चल सकेगा। चिंपैंजी जो है उसके बारे में है कि वो 30 सेकंड से ज्यादा, या एक कुछ छोटा सा टाइम है, मेरे ज़हन में बिल्कुल ठीक नहीं है, वो 2 पांव पे नहीं चल सकता। गोरिल्ला भी 2 पांव पे लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता। ये चल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकते, ठीक है। इनकी जो बैकबोन है वो इस तरह की होती है कि 2 पांव पे चल सके, मगर इंसान जो है वो पूरा दिन 2 पांव पे चलता है, क्योंकि हम ट्रू बाइपीडल है। मगर ये जो है कॉम्पिटेंट बाइपीडल था, यानी ट्रू बाइपीडल ये भी नहीं था, मगर ये क्या था, बाइपीडल जरूर था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस के क्या हैं हमारे पास फीचर्स, ठीक है। इसकी जो स्कल थी उसके अंदर 427 क्यूबिक इंच या 450 क्यूबिक फीट इंच सेंटीमीटर का इसका ब्रेन कैविटी थी, यानी इसका ब्रेन सिग्निफिकेंटली बड़ा था। हाइट इसकी कितनी थी, 3 फीट और 7 इंच, यानी 1.1 मीटर, और मेल जो थे 4 फुट और 5 इंच के होते थे, यानी फीमेल्स जो थी खासी छोटी थी एज कंपेयर टू जो है मेल्स के। और अगर आप ये देखें, ये आज हमारी मॉडर्न ह्यूमन हाइट है, और हमारे मुकाबले में इसकी हाइट काफी छोटी थी। वेट इसका 55 पाउंड से 110 पाउंड, यानी 25 से 50 किलो। यानी आज हमारे बच्चे जो हैं, जो अर्ली टीनेजर्स होते हैं 12-13 साल के, उनका वेट इसमें होता है, ठीक है। ब्रेन साइज इतना था। अपर बॉडी, अब ये जो बोन है ना, खासतौर पे जो पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन ये डिटरमिन करती है कि कोई खड़ा हो सकता है सीधा या नहीं। तो पेल्विक बोन जो है वो इसकी क्या थी, लंबी इसकी बाजुएं थी। हमारे जो बाजू है ना वो हमारी पेल्विक बोन तक आते हैं, यहां तक, बस इसके हाथ उससे नीचे जा रहे हैं, ठीक है।
इसके हाथ हमसे बड़े थे, इसके शोल्डर्स जो थे मोबाइल थे, हाथ इसके बड़े थे, बोन्स जो है वो ये दिखाती हैं कि इसकी अपर बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि वो वजन बर्दाश्त करती थी चीजों का जो ये उठाता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो था वो फिर भी दरख्तों पे रहने वाला था, अडेप्ट क्लाइंबर था, यानी वो दरख्तों पे ज्यादा टाइम गुजारता था और अच्छे तरीके से दरख्तों पे चढ़ सकता था, ठीक है। और ये सीधा खड़ा हो सकता था, ये इसका सारा सिलसिला था, ठीक है। तो ट्वांग चाइल्ड एक स्पेसिमेन था या एक फॉसिल था जो हमें मिला था इसका। वो क्या था, उसके अंदर इसकी चीक बोन्स यहां पे हमें नजर आ रही हैं, इसका जो जॉ है वो काफी ब्रॉड है, डोम्ड ब्रेन केस है इसका, यानी इसकी यहां पे इंसान में और चिंपैंजी में एक फर्क है कि यहां से ये जो ब्रेन का जो स्कल है ना वो यहां से राइज करती है, इंसान की गोल होती है यूं करके ना, यूं करके होती है। चिंपैंजी की जो वो फ्लैट होती है, यूं जाती है वो यूं, ठीक है। तो इसकी यहां पे थोड़ा सा इसका डोम्ड होना शुरू हो चुका था, ठीक है। तो मॉडर्न एप्स के बराबर ही इसका ब्रेन साइज था, ठीक है। तो ट्वांग चाइल्ड जो मिला था, इसकी फॉसिलाइजेशन के अंदर जो है सेडिमेंट्स अंदर चले गए हुए हैं, इसके मोलर टीथ हैं, यानी अभी ये बच्चा था, ये बड़ा नहीं था, सही है। और इसका जो स्कल है वो इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं कि ये इंसान वाले भी हैं और क्या है चिंपैंजी वाले भी हैं, ठीक है। तो 6 इसकी लंबर स्पाइन्स थी और इसकी जो ये थी पेल्विस जो है वो बाइपीडलिज्म की तरफ अडेप्ट हो रहा था, ठीक है। तो मगर काफी राउंड था, राउंड होने की वजह से वो उसके अंदर एप लाइक फीचर भी थे, मगर ज्यादातर वो इंसान की तरफ आ रहा था। तो पेल्विस की जो स्पाइन है वो, चलें ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो ये है जी हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। इसकी शक्ल अगर आप देखें तो अब ये काफी इंसान की तरफ थोड़ी सी हमें जा रही है। इसका नाक अभी भी किस तरह का है, वो उसी तरह का है, बंदरों की तरह का। आंखें इसकी ब्राउन ही हैं, इसके अंदर व्हाइट पोर्शन बिल्कुल कम है, ठीक है। और इसका जो स्किन है वो डार्क ही है, बट इसके फीचर्स कुछ हमें इंसान की तरफ जाते हुए थोड़े थोड़े दिखाई देने लग गए हैं, ठीक है। तो साइड से अगर आप देखें तो हम जैसे पहले बात कर रहे थे, चिंपैंजी जो है उसका फेस यूं जाता है, ठीक है, यूं, मगर इसका यूं नहीं जा रहा, इसका फेस जो है खासा फ्लैट हो गया। उतना फ्लैट नहीं है जितना इंसान का है, मगर काफी फ्लैट इसका हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी जो चिन है वो काफी स्मॉल हो चुकी है, इसका जॉ एरिया एज कंपेयर टू चिंपैंजी बहुत छोटा हो चुका था। फिर आ जाते हैं होमो हबिलिस। होमो हबिलस, अब हम होमो फैमिली के अंदर आ गए हैं। होमो हबिलस की शक्ल अगर आप देखें तो ये एक इसकी आर्टिस्ट ने रिकंस्ट्रक्शन की हुई है और इसकी शक्ल काफी मिलती जुलती है हमसे। होमो हबिलस को हैंडीमैन कहा जाता है। क्यों इसे हैंडीमैन कहा जाता है? क्योंकि ये टूल्स यूज करता था, ये पत्थर और लकड़ियां और इस तरह के इसने टूल बनाने शुरू कर दिए थे। ये 2.3 मिलियन से लेके 1.65 मिलियन ईयर्स तक जमीन पे मौजूद थे, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या है, और इनकी जो ब्रेन का, इनका जो ब्रेन साइज था वो तकरीबन 500 से 900 सेंटीमीटर क्यूब है। इंसान का 1300 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यानी इनका ब्रेन अभी इंसान के ब्रेन से हाफ था, मगर यानी 31 टू 55 क्यूबिक इंचेस इनका ब्रेन था, ठीक है जी। फिजिकल फीचर्स क्या थे? हाइट इनकी जो है वो कितनी थी जी? 3.3 3.3 इंचेस और 4 फीट और 5 इंचेस इनसे इनके दरमियान इनकी हाइट थी, ठीक है। वेट इनका 71 पाउंड या 32 किलो, यानी हाइट इनकी ऑलमोस्ट इतनी थी, वजन थोड़ा सा और एस्ट्रोलोपिथिकस अफ्रीकानस से नीचे चला गया। ब्रेन जो है 36 सेंटीमीटर क्यूब से लेके 43 सेंटीमीटर क्यूब का था। ब्राउ रिजेस इनकी जो है, अब जैसे वो ह्यूमन लाइक फीचर्स बनते जा रहे हैं वो कम हो गई हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्राउ रिज काफी कम है, फेस जो है वो ज्यादा फ्लैट हो गया है और लार्ज राउंड स्कैन स्कल है यहाँ पे, बिल्कुल राउंड यहाँ पे आपको अब डोम स्ट्रक्चर जो इंसान में वो है वो आने लग गया। इंसान की तो जो स्कल है वो यूं उठेगी ना फिर यूं जाएगी, इसकी अब काफी हद तक वहां आ गई है, यानी मतलब अब इससे आगे जो है फिर वो इस तरह की स्कल शुरू होगी, ठीक है। तो ये होमो रूडलफेंसिस था जो कि एस्ट्रोलोपिथ सॉरी जो उसके अंदर इस तरह का ही था, ठीक है। अच्छा जी, तो
अच्छा, तो फिर इसकी जो लिम्ब्स है अगर आप देखें तो इसका पांव जो मिला है, पांव की हड्डी से ये पता चल जाता है कि ये जो स्पीशीज है ये बाइपीडल होगा या नहीं होगा, क्योंकि पांव की हड्डियों से भी जो होते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट वो इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं। बॉडी इसकी अगर आप देखें तो रिलेटिवली काफी स्ट्रेट है। जो पीछे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की देखी थी, उसका जो पेल्विक बोन है वो इस तरह की नहीं थी कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो सके, मगर ये सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेन साइज, क्रेनियम जो है इसका, यानी जो ब्रेन की जो स्कल की इनर कैविटी है, उससे ये पता लगता है कि ये काफी हद तक इसका ब्रेन बड़ा हो चुका था, जो कि 600 से 700 सेंटीमीटर के अंदर आ गया था। ठीक है, तो फिर ब्राउ रिजेस काफी नीचे चली गई है, स्कल इसकी स्मॉल है। ठीक है, फेस इसका जो है काफी हद तक फ्लैट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारे पास होमो रूडलफेंसिस। तो अब इसकी अगर हम इसकी हम शक्ल देखें तो आपको बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। चीक बोन्स बिल्कुल इंसान जैसी हो चुकी हैं और ब्राउ रिजेस काफी छोटी हो चुकी हैं। इसकी नाक भी अब इंसान जैसा लगने लग चुका है। चिन जो है वो राउंड है एज कंपेयर टू अदर होमिनिड्स, क्योंकि उनका जो है काफी फ्लैट सा यूं करके होता है जो पिछले थे, मगर इसकी शक्ल अब इंसान की तरफ जाने लग गई। ये इसका साइड और लेफ्ट व्यू है, तो अगर आप देखें तो फेस अब काफी हद तक फ्लैट हो चुका है और इसका नोज और माउथ जो है वो इंसान की तरह का दिखने लग चुका है। इंसानों की हिस्ट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारे यहाँ बड़े सारे जो हिंदुत्वा के भक्त हैं वो ये कहते हैं कि इंसान जो है एक शाकाहारी जानवर है। इंसान एक शाकाहारी जानवर नहीं है, बल्कि अगर हम ये कहें कि इंसान जो है पिछले 3 लाख साल से होमोसेपियंस जो है वो जमीन पे मौजूद हैं 300,000 ईयर्स अगो। तो इंसान प्योर वेजिटेरियन इंसान कब पॉसिबल हुआ? प्योर वेजिटेरियन इंसान को इस जमीन पे आए हुए शायद अभी 1000 साल भी ना हुआ हो, मैं आपको ये कह रहा हूं। और ये याद रखिए, इवन के जो ब्राह्मणवाद के प्रीच करने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, उनके जो एंसेस्टर्स थे ना आज से कई चंद 100 साल पहले, शायद 300-400 साल पहले भी ना हो, शायद 100 साल पहले भी ना हो, वो खुद शाकाहारी नहीं थे। क्यों? पहली बात तो ये याद रखिए कि इंसान जो था ना, इंसान की हिस्ट्री बड़ी अजीब सी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस जो था, होमो हेबिलिस जो था, जो हम अभी पीछे देख के आए हैं, वो सारे के सारे ऐसे थे कि वो स्कैवेंजर्स भी एक टाइम पे रहे। स्कैवेंजर्स कैसे? कि इन्होंने टूल बनाना सीख लिया था। टूल का मतलब क्या है कि ये पत्थरों से टूल्स बनाते थे। पत्थरों से टूल क्या? पत्थर की छुरी बना ली, पत्थर की हथौड़ी बना ली या उसका हैमर बना लिया, और उससे ये बड़े काम लेते थे। जैसे कि अफ्रीका में जब हमारे एंसेस्टर्स रहते थे तो वो क्या करते थे एक वक्त में कि वो खुद प्योर हंटर्स नहीं थे, क्योंकि अब देखें, अब 3 फुट का जानदार जो है वो कैसे एक भैंसे को या एक इसको कर सकता है, शिकार उसका कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, खासतौर पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस और होमो हेबिलिस, ये स्कैवेंजर्स थे। और स्कैवेंजर्स कैसे? क्या होता था कि जैसे कोई शेर आया, शेर ने एक भैंसे को गिरा लिया, एक गाय को गिरा लिया और उसको मार दिया उसने, और वो उसे शेर की फैमिली खा के चली गई। शेर की फैमिली खा के चली गई, उन्होंने खाया, तो उसके बाद उन्होंने, जारी बात है, बिल्कुल वो कुछ छोड़ तो नहीं सकते, उन्होंने कुछ ना कुछ, हड्डियों पे थोड़ा बहुत गोश्त लगा रह गया, हड्डियां रह गई। तो फिर बाद में क्या करते थे, इंसान के एंसेस्टर्स आते थे, इंसान के एंसेस्टर्स क्या करते थे, वो हड्डियों को उठा के ले जाते थे। फिर उनके पास जो पत्थर के टूल्स होते थे उनसे वो हड्डियों को तोड़ते थे, और हड्डियों के अंदर वो बोन मैरो जो कि शेर नहीं खा सका, वो निकाल के वो खाते थे। और उससे उनको एक प्रोटीन रिच डाइट मिलती थी, जिसके अंदर बड़े जबरदस्त विटामिन होते थे। और बहुत सारे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो जो बोन मैरो किसी टाइम हम खाते थे मुर्दा जानवरों से निकाल के, जो दूसरे जानवर छोड़ के चले गए थे, उसकी वजह से हमें इतनी प्रोटीन्स और ऐसे विटामिन मिले जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को ग्रो करने का मौका मिला। तो इंसान के एंसेस्टर्स एक बड़े लंबे अरसे तक क्या थे? स्कैवेंजर्स थे। हंटिंग बाद में शुरू होती है, स्कैवेंजिंग पहले शुरू होती है, क्योंकि स्कैवेंजर्स हम पहले थे। स्कैवेंजर क्या होता है? गिद्ध एक स्कैवेंजर है, ठीक है। कुत्ते स्कैवेंज करते हैं। स्कैवेंज कैसे करते हैं कुत्ते? कि यदि आप उनको हड्डी दे देते हैं, जो बच जाता है पीछे से, जो स्क्रैप्स होते हैं वो खाते हैं,
ठीक है। फिर आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को होमो इरेक्टस इसलिए कहा जाता है कि वो अपने दो पांव पे सीधा खड़ा हो गया था। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। ठीक है, तो अब 1.8 मिलियन ईयर्स से लेके 30,000 साल तक होमो इरेक्टस जमीन पे मौजूद था। यानी किसी वेद में नहीं लिखा, किसी बाइबल में नहीं लिखा, किसी कुरान में नहीं लिखा कि जी होमो इरेक्टस होते थे। 30,000 साल पहले होमो इरेक्टस जमीन पे मौजूद थे। ये एक्सटिंक्ट हुए 30,000 साल पहले, सिर्फ और सिर्फ। तो यानी 30,000 साल पहले आइस एज के दरमियान, उस वक्त जिसकी हिस्ट्री हमें याद नहीं है, उस टाइम होमो इरेक्टस जमीन पे था। उस टाइम निएंडरटॉल जमीन पे थे, जो कि इंसान के सबसे क्लोजेस्ट जेनेटिक कजन्स थे। ठीक है, तो होमो इरेक्टस भी 30,000 साल पहले तक जमीन पे जिंदा था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस के क्या फीचर्स हैं? इसकी हाइट कितनी होती थी जी? 5 फीट 3 इंच से लेकर 6 फीट, ऑलमोस्ट हमारे वाली ही। ठीक है, वेट इसका तकरीबन 88 से 150 यानी 40 से 68 किलो के दरमियान इसका वेट था। ब्रेन साइज इसका 46 टू 79 क्यूबिक सेंटीमीटर, 750 से लेके 1300 क्यूबिक इंच था पहले, और अब ये सेंटीमीटर। तो ये क्या था? ये ऑलमोस्ट इंसान वाला ही ब्रेन साइज भी इसका बन रहा है। ठीक है, तो मगर ये देखें, ये इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि इंसान जैसे नहीं थे। जैसे कि ब्राउ रिज इसकी काफी बड़ी है, इसका थोड़ा सा स्कल यूं फ्लैट है। ठीक है, ब्रेन कैविटी इसकी खासी बड़ी है एज कंपेयर टू एप्स। ठीक है, दांत इसके हमारे जैसे ही है तकरीबन। अगर आप देखें तो हमारे जो इससे पीछे जो आ रहे थे ना, उनमें केनाइन काफी बड़े थे, मगर इसके फ्लैट टीथ हमारी तरह से हैं, और इसके जो केनाइंस हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल इंसान ही की तरह के हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होमो इरेक्टस है। तो होमो इरेक्टस जो है ट्रूली बाइपीडल था, ये टूल्स बनाता था। ठीक है, चाइना में इसके फॉसिल्स मिले हैं जहां पे ये टूल बनाता था, ये पत्थर की छुरियां बनाता था जिनसे ये गोश्त काटता था, जिनसे ये स्किन अलहदा करता था। तो ये करता था, ये होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस की रिकंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कोई इंसान ही है। अगर किसी को ना बताया जाए तो कुछ समझेगा यार थोड़ा सा वियर्ड तरह का इंसान है, बट ये है ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक है, तो इसके स्मॉलर आयरिसेस, इसकी आंखें जो है वो इसके अंदर व्हाइट पोर्शन आ चुका था। ब्लैक आंखें थी मगर व्हाइट पोर्शन आ चुका था। स्किन इसकी खासी डार्क थी, और नेजल बोन इसकी इंसान की तरह से खासी बन चुकी थी। जॉ जो था वो भी इंसान की तरह का ही था। ठीक है जी, तो चूइंग मसल्स, यानी हमारे जो चबाने के लिए मसल्स हैं, जो चूइंग मसल्स हैं, वो थोड़े छोटे हैं, पर इसके खासे जबरदस्त किस्म के थे, और वाइड फ्लैट चीक बोन्स थे इसके। इस तरह से ये होमो इरेक्टस था। हिल्डरबर्जेंसिस था। हिल्डरबर्जेंसिस ऑलमोस्ट इंसान की तरह का था। ठीक है जी, 1274 सेंटीमीटर क्यूब इसकी, या 1274 सेंटीमीटर क्यूब इसका जो है ब्रेन कैविटी थी। और आगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका भी जो फेस है, ब्राउ रिजेस इसकी इंसान के मुकाबले में बड़ी थी, बट इसका फेस काफी हद तक इंसान से मिलता है। फ्लैट फेस है खासा, और इसके अलावा ये बाइपीडल था ट्रूली, और इसका फेस जो है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड नहीं करता, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट इंसान की तरह से हो चुका है। ठीक है, हाइट इसकी कितनी थी? 4 फीट 9 इंचेस से 6 फीट तक, हमारे जितनी, तकरीबन 50 से 68 किलोग्राम, जो कि इंसान के वेट के काफी मतलब करीब है, बल्कि वही वेट रेंज है। ब्रेन साइज तकरीबन 1100 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका था। इंसान का, सॉरी मैंने पहले कहा था 1300, इंसान का शायद 1600 है। मैं सही, मुझे याद नहीं, अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ टूल्स भी मिले हैं एक केव से चाइना के अंदर। तो ये जो है, इसने इस तरह के टूल, ये छुरी बनाई है, ये एजेस बना सकता था जिनसे किसी चीज को काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास होमो हिल्डरबर्जेंसिस, और इसका ये फेस है जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया। बिल्कुल इंसान जैसा ही लगता है तकरीबन तकरीबन, और तकरीबन इसकी सारे फीचर्स इंसान से ही मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद नेंडरटॉल है। नेंडरटॉल हमारे सबसे क्लोजेस्ट जेनेटिक कजन्स हैं। हमारे जेनेटिक कजन्स नेंडरटॉल्स इस तरह से हैं कि इनका डीएनए भी आज रिकवर किया जा चुका है, और 99.7% जीन्स जो हैं वो नेंडरटॉल के और हमारे सेम है। और आज भी इंसान के अंदर कुछ ऐसा डीएनए है जिसे नेंडरटॉल डीएनए कहा जाता है, जो इवॉल्व नेंडरटॉल्स में हुआ था, मगर उनकी और हमारी इंटरब्रीडिंग की वजह से आज वो हम में भी आ चुका है। ठीक है जी,
नेanderथॉल ऑलमोस्ट इंसान जैसे थे, थोड़े से बल्की होते थे, इनका ब्रेन साइज इंसान से भी बड़ा था, ठीक है। लार्ज राउंडेड आई सॉकेट्स थे इनके, बिल्कुल इंसान जैसे, ठीक है। जॉज इनके इंसान से थोड़े से वाइड होते थे, कॉलर बोन इनकी इंसान से थोड़ी वाइड होती थी, और इनका रिब केज भी इंसान से थोड़ा वाइड था, और बड़े लॉन्ग इनके थम्स थे, अपोजेबल थम्स थे, बिल्कुल इंसान की तरह से, ठीक है। और नी जॉइंट इनके इस तरह के थे कि ये इंसान जितना लंबा भाग नहीं सकते थे, और ये इतना लंबी वॉक इंसान जितनी नहीं कर सकते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोकलाइज्ड होमोजेनस का लोकलाइज्ड था, कि ये अपने एरिया से ज्यादा दूर नहीं जाते थे। इंसान लॉन्ग माइग्रेशंस करता था, मगर ये उतनी लॉन्ग माइग्रेशंस नहीं करते थे, ठीक है। और इनके अंदर कल्चर भी पाया गया है, ये जेवर बना रहे थे सी शेल्स के, जिससे लोग ये समझते हैं कि ये शायद, और पेंट भी उसको करते थे, जिसका मतलब है कि इनमें आर्ट भी मौजूद थी, और ये जेवर भी बनाते थे, जेवर या जो ज्वेलरी या वो ये बनाते होते थे नेanderथॉल, ठीक है। नेanderथॉल की रिकंस्ट्रक्शन ये है, काफी ज्यादा फेस इनका इंसान से मिलता है, बिल्कुल वैसे ही लगते हैं, ठीक है। और ब्राउ रिजेस इनकी बिल्कुल थोड़ी सी इंसान से बड़ी थी, पर इंसान जैसी थी, फेस ऑलमोस्ट इंसान जैसा है, थोड़े से बल्की थे ये इंसान के मुकाबले में, ठीक है। तो ये इनकी वो थी, और ये इनका सारा है। इसको आई थिंक सेल्फ एविडेंट है, इसको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बॉडी आर्ट ये करते थे, पियर्सिंग्स ये करते थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स या जेवर ये पहनते थे, और इसके अलावा ये बॉडी आर्ट किसी किस्म की करते थे, बाल बनाने के इनमें तरीके जिस तरह इंसानों में थे इस तरह इनमें भी हैं। फैमिली यूनिट्स इनके होते थे, ये फैमिली के उस पर रहते थे, सोशल थे हाईली, ठीक है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि फैमिली ग्रुप में रहते थे। कुछ जेनेटिक एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि ये पैट्री लोकल बेस इनकी होती थी। दिस मींस के मेल्स जो हैं वो फैमिली के अंदर रहते थे, मगर बेटियां जो होती थी, लड़कियां, वो दूसरी फैमिली में चली जाती थी। जैसे इंसानों के कल्चर में है कि बेटियां जो है वो घर छोड़ के दूसरे घर चली जाती हैं, मगर बेटे जो है वो उसी घर में रहते हैं, ठीक है। पॉसिबल क्लोथिंग, ये कपड़े भी शायद पहनते थे। कपड़े उस टाइम किस चीज के बनाए जाते थे, वो तो एक ही बात है कि कपड़े किस चीज के बनाए जाते थे। कपड़े हमेशा उस टाइम में कोई कपास, कोई तरीका और नहीं था कपड़े बनाने का, एक ही तरीका था, आप जानवर मारेंगे और आप उसके से उसकी स्किन लेंगे और स्किन से लेदर बनाएंगे और आप उसे पहनेंगे। प्रिमिटिव लेदर जिसको कहा जाता है, वो कपड़े ही, एनिमल स्किन ही यूज की जाती थी, ठीक है। इनके बारे में ये है कि ये जो कपड़े पहनते थे वो बांधे गए होते थे आपस में। इनके अंदर नीडल्स का कोई रिवाज नहीं है। इंसानों में नीडल्स जो है, होमोसेपियंस में नीडल्स मिलती हैं कि नीडल्स से यूज से पड़ते थे। इनकी स्किन, इनके बाल जो थे वो लाल होते थे, और रेड स्किन जो है इनकी पेल होती थी, यानी जिनको आप कह सकते हैं कि पिंक या येलो टाइप की स्किन होती थी। साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए नेanderथॉल का डिस्कवर किया, वो कहते हैं कि इनकी रेड स्किन, यानी उसके मुताबिक ये पता चला। और इनके हेयर और स्किन पिगमेंट्स जो हैं वो जैसे मॉडर्न यूरोपियंस के हैं ना, वैसे थे। मतलब जितना उनकी स्किन में फर्क है कि स्पेनिश की तरफ आप जाएंगे तो जरा ऑलिव स्किन होगी, तो आप ब्रिटेन की तरफ चले जाएंगे तो बिल्कुल वाइट स्किन उनकी होगी, इस तरह। और क्योंकि ये रहते थे यूरेशिया में, यूरेशिया मतलब क्या कि एशिया और यूरोप के एरिया के अंदर ये रहते थे ज्यादातर, तो इसलिए यहां पे इनका ऐसा था कि इस जगह पे फेयर स्किन ही किसी को चाहिए होगी, क्योंकि फेयर स्किन वाले लोग उन जगहों पे जहां पे सनलाइट कम होती है वहां पे क्या कर सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं होते, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, आपको याद रखनी है, वो ये है कि आज 11,700 साल पहले तक जमीन पे आइस एज थी। और आइस एज में क्या था, ज्यादातर जमीन के ऊपर जगह जगह बर्फ थी ज्यादा, और उस बर्फ की वजह से आपको ये बात याद रखनी है कि जमीन के ऊपर हर जगह रहा नहीं जा सकता था। आइस एज की बात मैंने क्यों किया, और एग्रीकल्चर भी नहीं किया जा सकता था। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो आपके हिंदुत्ववादी हैं ये झूठ बोलते हैं कि इंसान जो है वो शाकाहारी था। इंसान शाकाहारी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इंसान की ज्यादा हिस्ट्री, इंसान जो है जमीन के ऊपर, मॉडर्न होमोसेपियंस 3 लाख साल पहले आ चुके थे। की आवाज ना आजाद बहुत कट रही है। अच्छा, तो मैं जो आप लोगों को बता रहा था आइस एज के बारे में बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंसान की जो एवोल्यूशन हुई है ना वो आइस एज के दौरान हुई है।
पिछले 2 बिलियन साल से जमीन पे एक आइस एज चल रही थी, ठीक है। और आपका जो इंडिया है, इंडिया के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ वो एरियाज जो आज कोस्ट लाइन के करीब है, समंदर के पास, उनके अलावा जो नॉर्दर्न इंडिया जितना भी है, हमारा पंजाब हो गया, हमारा आज आपका जो दिल्ली है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं, सिर्फ शायद साउथ इंडिया ऐसा था कि जहां पे बर्फ नहीं थी, वरना बहुत सी जगह तो ऐसी थी कि वहां पे इतनी बर्फ रहती थी कि वहां पे इस बात का चांस ही नहीं था कि आप ईयर राउंड सूरज भी पूरे तरीके से आप देख सकें, इतनी भी मुश्किल थी, और कोई फसल तो उगा ही नहीं सकता था। मैं आप लोगों को ये बताना क्यों चाह रहा हूं कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें, याद रखें, अगर इंसान हिस्ट्री से अपनी आंख चुराए तो वो हमेशा झूठ को पकड़ लेता है, ठीक है। और झूठ इंसान को डैमेज करता है, नुकसान देता है झूठ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो झूठ सबसे बड़ा क्या है कि इंसान जो है वो गोश्त खाना इंसान के लिए गलत बात है। नहीं, इंसान के लिए गोश्त खाना गलत बात नहीं है, मांस खाना कोई गलत बात नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान इवॉल्व ही ऐसे हुआ। मैंने आपको बताया कि हमारे जो सबसे डिस्टेंट एंसेस्टर्स थे, सैलंथ्रोपस चार्डेंसिस के बाद एस्ट्रोलोपिथेकस अफ्रीकानस, होमो हिल्डरबर्जेंसिस, और ये सारे के सारे होमो इरेक्टस, ये सब के सब स्कैवेंजर भी थे, यानी इनको अगर कोई मुर्दा जानवर भी कहीं मिलता था तो वो ये खा लेते थे, ठीक है। तो जाहिर बात है उनके लिए सर्वाइवल का मसला था, तो वो तो मुर्दा भी खा लेते थे, वो इस पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। चले हम ये तो नहीं करते ना आज, हम तो बाकायदा एक तरीके से खाते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन चीज है वो ये है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि इंसान की बॉडी को मांस की जरूरत नहीं है या गोश्त की जरूरत नहीं है, मीट खाने की जरूरत नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, क्योंकि आप अपनी एवोल्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते। आपकी एवोल्यूशन ये कहती है कि आप खाते आए हैं और आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिस्म में, आपकी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मीट से ही पूरी होंगी, ठीक है। और वो मीट कहां से आएगा? मीट सारी बात है आपको जानवर से लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था आइस एज की। आइस एज में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, ठीक है। आइस एज में एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था क्योंकि साल में ज्यादा वक्त ऐसा होता था जिसके अंदर इवन के बहुत सी जगहों पे पौधे ही नहीं उगते थे, तो आप एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? तो इसलिए इंसान क्या करता था? इंसान हमेशा जानवरों पर रिलाय करता था कि कोई जंगली जानवर होगा, इंसान उसको शिकार करेगा और उसे खाएगा और अपनी फैमिली को पालेगा, ठीक है। विंटर इतने मुश्किल होते थे कि इंसान समर सीजन में, जिस तरह आज शहद की मक्खियां, मधुमक्खी जिसको आप कहते हैं, वो गर्मी के सीजन में या स्प्रिंग सीजन के अंदर कलेक्ट करती है चीजों को और वो उससे शहद बनाती है और सर्दियों में वो उसको खाती है। इंसान इस तरह करता था कि पूरा साल जानवर मार मार के इकट्ठे करता रहता था, उसका गोश्त सुखा लेता था और उस गोश्त को, सूखे हुए गोश्त को वो सर्दी के मौसम में खाता था। अगर आप ये काम ना कर पाए तो आप कभी भी, ठीक है, कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते थे आइस एज के दौरान, ना अफ्रीका में ना इंडिया में, कहीं भी आप सरवाइव नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आज हम जो है वो इंटरग्लेशियल पीरियड के अंदर हैं, मगर 11,700 साल पहले तक आइस एज जमीन के अंदर थी, जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स पहले वो आइस एज शुरू हुई थी, ठीक है। और आइस एज के अंदर आप इवॉल्व हुए हैं, आइस एज के अंदर आप हमेशा से गोश्त खाते थे और उसके ऊपर ही आप इवॉल्व हुए हैं। इसलिए अगर कोई आपको ये कहे और ये समझना कि गोश्त खाने वाले लोग ज्यादा आला नस्ल के हैं और ज्यादा बेहतर हैं, ये भी एक डॉगमा और जहालत है असल में। तो अगर आपको कोई ये कहता कि जी मैं मांस नहीं खाता तो मैं बड़ा पाक पूक हूं और मैं बड़ा अच्छा हूं, भाई उसके एंसेस्टर, वो कहे जी हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो तो जी हर्बीवोर थे, ना भाई, कोई हर्बीवोर नहीं थे। अभी रियलिस्ट आजाद ने यह भी बता दिया कि बुक्स में भी यूं ही लिखा है, जारी बात है वो तो हम बात करते ही हैं कई बार कि बुक्स में भी गोश्त खाने का हर जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है, ये कहते हैं कि जी इंसान जो है वो पैदा इंडिया में हुआ, फिर इंडिया से चल के दूसरी जगहों पे गया, तो ये भी बात टोटली झूठ है, क्योंकि इंसान अफ्रीका से आया। आज आप जिस जगह को इथोपिया कहते हैं, वहां पे इंसान के जितने एंसेस्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे के सारे नेंडरटॉल के अलावा और कुछ और एंसेस्टर्स ऐसे हैं जो इंसान का एंसेस्टर है, होमो इरेक्टस, वो जो है वहीं पे इथोपिया के अंदर ही अफ्रीका में इवॉल्व हुआ था और वहां पे ही होमोसेपियंस इवॉल्व हुए थे और फिर वहां से निकल के वो दुनिया के बाकी पार्ट्स के अंदर गए। तो ये आउट ऑफ इंडिया थ्योरी जो है टोटली झूठ है, ठीक है। अफ्रीका, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ही ट्रू है
और आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी ही वो है जो हमें बताती है। तो इंसान जो है वो कहां पे इवॉल्व हुआ था? 2 लाख साल पहले तक सारे इंसान सिर्फ यहां रहते थे, इस जगह पे, ठीक है। फिर तकरीबन 1 लाख साल पहले इंसान मिडल ईस्ट में आ गया था। अरब के एरिया में इंसान रहता था और मिडल ईस्ट का ये जो फर्टाइल क्रेसेंट वाला एरिया यहां रहता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में भी इंसान होमोसेपियंस बड़ी जल्दी आ गए थे। आज से 70,000 साल पहले इंडिया में होमोसेपियंस आ चुके थे। फिर 70,000 साल पहले से यहां से निकले, ये 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया इंसान पहुंच गया था। और मैंने आइस एज की बात इसलिए की थी कि ये याद रखेंगे, ये सब कुछ आइस एज के दौरान हो रहा था। अगर आज आपकी कोस्ट लाइन इस जगह पे है ना, तो आइस एज के अंदर ये काफी आगे थी। और आइस एज के अंदर ये सारा कुछ लैंड मास यहां तक जुड़ा हुआ था लैंड ब्रिजेस के थ्रू, क्योंकि सी लेवल जो है आइस एज के अंदर काफी लो था, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे आज वो एरियाज जो समंदर के नीचे हैं वो समंदर के नीचे नहीं थे और इंसान पैदल चल के यहां से यहां तक चला जाता था। तो इंसान ने क्या किया? इंसान 2 लाख साल पहले यहां से निकला, 1 लाख साल पहले वो मिडिल ईस्ट में पहुंचा, 70,000 साल पहले इंडिया आया, 40,000 साल पहले होमोसेपियंस जो है वो कहां पहुंच चुके थे? हमारे पास यूरोप में पहुंच चुके थे। 30,000 साल पहले इंसान जो है वो हमारे पास यहां पे इंडोनेशिया पहुंच गया। 25,000 साल पहले यहां पे रशिया के एरिया में इंसान पहुंच चुका था। 15,000 साल पहले सिर्फ यहां से अलास्का से लैंड ब्रिज क्रॉस करके, रशिया से अलास्का लैंड ब्रिज क्रॉस करके इंसान अमेरिका पहुंचा, जो कि इंडिजिनस अमेरिकन हैं वो 12,000 साल पहले आज जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स वाला एरिया वहां पे पहुंचे। और फिर वहां से फैलते हुए वो नीचे साउथ अमेरिका में भी चले गए और तकरीबन 45,000 साल पहले लोग ग्रीनलैंड वगैरह के एरिया में पहुंचे। तो ये सारा हमारा होमोसेपियंस की माइग्रेशन का पैटर्न है और ये सब फॉसिल्स से और जेनेटिक एविडेंस से सपोर्टेड है। कोई जेनेटिक एविडेंस और फॉसिल्स आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को टोटली गलत साबित करते हैं। ये कोई भी ब्राह्मणवाद यहां पे नहीं चल सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी लोग इंडिया से निकले थे। यहां पे कोई आज से लाखों साल पहले महाभारत नहीं हो रही थी, ठीक है। यहां पे जो कुछ हुआ है इंडिया के अंदर वो पिछले 70,000 साल के दौरान ही हुआ है। इंडिया में जो कुछ हुआ है इससे पीछे कुछ नहीं था, ठीक है जी। तो ये भी वही है सारे का सारा। इसके अंदर मैंने एक और भी चीज लगा दी थी। ये फिर हाँ चलें, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो हंटर गैदर थे, जो इंसान था जो कि आइस एज के अंदर रहता था, वो हंटर गैदर था, वो फार्मर नहीं था, वो फसल नहीं उगा सकता था। क्योंकि एग्रीकल्चर कब इवॉल्व हुआ है? एग्रीकल्चर सिर्फ 10,000 साल पहले इंसान ने शुरू किया, आज से 10,000 साल पहले, 8,000 9,000 बीसी में, 8,000 से 12,000 बीसी के अंदर इंसान ने एग्रीकल्चर डेवलप किया। तो हंटर गैदर क्या खाता था ये देखें। हंटर गैदर बड़ी वेरिड डाइट खाता था, बड़ी चीजें उसकी डाइट में इंक्लूडेड थी, जिसके अंदर हंटर गैदरर्स जो थे वो क्या खाते थे? फ्रूट खाते थे, नट्स खाते थे, सीड्स खाते थे, वो ट्यूबर्स, इसके अलावा वो उनकी पार्ट का डाइट थे। हंटर गैदरर्स क्या करते थे? बहुत सारे जानवरों को खाते थे, जिसके अंदर हिरन, फिर बाइसन जो है, एंटीलोप खाते थे, मछली खाते थे, शेलफिश, कीड़े भी खाते थे, इवन के कीड़े मकोड़े भी। और बहुत सारे रीजन्स के अंदर वो क्या खा रहे थे? खरगोशों को और चूहों को भी इवन के खाते थे। तो ये गाय, बाइसन और गाय, ये बाइसन ही जो है वो गाय के भी एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो उनको भी ये खाते थे, इनको जो मिलता था ये खाते थे, ठीक है। क्योंकि ये इनके पास एग्रीकल्चर नहीं था, ऐसे नहीं हो सकता था। ये गेहूं नहीं बो के बैठे हुए थे कि वहां से निकाल के खा लेंगे, अपना जाएंगे अपनी ग्रेनरी से गेहूं निकाल के खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इनको बेचारों को जो एनवायरनमेंट में होता था वो खाना पड़ता था। और एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जिससे उनको एक ही जगह पे ज्यादा एनर्जी मिल जाती थी, वो क्या था? वो जानवर को मार के खाना ही था। तो अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं जी हम तो इंसान तो बड़े जी शाकाहारी हैं और जी वो तो गोश्त नहीं खाएंगे, तो वो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। फिर आइस एज जो थी इंडिया में, मैंने पीछे उसकी बात भी की है, ठीक है। Ice age in this region began around 75,000 years ago and lasted about 10,000 years ago. 75,000 साल पहले इंडिया में आइस एज थी और आइस एज में सीन ज्यादातर साल के में ऐसा रहता था कि बर्फ पड़ी हुई है हर जगह
और आप आग जला के बैठे हैं और जानवरों को आप मारते हैं, उनको ही आप खाते हैं, किसी केव में आप रह रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर, बर्फ में कौन एग्रीकल्चर कर सकता है यार, ठीक है। तो फिर इस पीरियड के अंदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो था उसके अंदर बड़े बड़े आइस शीट्स और ग्लेशियर थे, ठीक है, जिसकी वजह से एनिमल्स और एनवायरनमेंट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो एक खास किस्म के जानदारों की ही थी, ठीक है। और लैंडस्केप के ऊपर खास इंपैक्ट था इसका, और लैंडस्केप आपको एक खास हद तक ही सपोर्ट कर सकता था इसकी वजह से, ठीक है। इंसानों की पॉपुलेशन भी खासी कम थी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब शुरू हुई? 10,000 साल से लेके 12,000 साल के दौरान। इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं, जब बर्फ खत्म हो गई और जगह जगह ग्रीनरी बन गई, और तभी इंसान ने ज्यादा बड़ी कम्युनिटीज में रहना शुरू किया और इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू किया, इंसान को ये पता चला, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले कहां डेवलप हुआ? मिडिल ईस्ट के अंदर। ये कहते हैं कि 10,000 साल पहले, जबकि चाइना के अंदर 8,000 साल पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। कौन सी ज्यादा, सबसे पहले कौन सी फसलें उगाई गई? उसमें राइस था, उसमें मिलेट थी, उसमें गंदम थी, और कुछ और क्रॉप्स थी, कॉर्न थी, ठीक है। मीजो अमेरिका के अंदर ये 5,000 साल पहले शुरू हुआ इसके अंदर। और बात यह है कि डिफरेंट जगहों पे दुनिया में इंडिपेंडेंटली लोगों ने जो है वो एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया। जैसे कि 5,000 साल पहले जो अमेरिका में एग्रीकल्चर डिस्कवर किया गया, उनका हमारी दुनिया से कोई राब्ता नहीं था, मगर उन्होंने अपने तौर पे एग्रीकल्चर को डिस्कवर कर लिया आज से 5,000 साल पहले। तो जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ तो लोग छोटी छोटी कम्युनिटीज में रहने लगे, तभी लोगों ने रिलीजन बनाए। ये जितने भी रिलीजन आप मानते हैं ना आज, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से, बल्कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के भी बहुत बाद ही आए हैं। आज दुनिया में पाए जाने वाले सब रिलीजन्स जो हैं वो तकरीबन 2,500-3,000 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो लाख साल पुराना है या फलां साल पुराना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एवोल्यूशन हमें यह भी बताती है, जब हम माइग्रेशन पैटर्न्स को देखते हैं, तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे कौन सा ब्रह्मा था जो यहाँ पे बैठ के इंसान को बना रहा था? कोई भी नहीं था, ठीक है। कोई कोई गार्डन ऑफ ईडन नहीं था अफ्रीका के अंदर जहां पे आदम और हवा उतरे थे और उन्होंने अपने बच्चे पैदा किए और दुनिया में गए, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि जी ब्राह्मण और क्षत्रिय और जी शूद्र और कास्टलेस जो है उनके जीन्स में कोई फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, एक ब्राह्मण का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो सकता है और एक शूद्र का भी और एक दलित का भी हो सकता है। क्या दलित का ब्लड ब्राह्मण को नहीं लगेगा? क्या आज दलितों के ब्लड ब्राह्मण को नहीं लगते हैं? लगते हैं। जब ब्राह्मण को किडनी की जरूरत पड़ती है तो क्या वो किडनी जो है वो किसी दलित की नहीं लग सकती? लग सकती है भाई, क्यों नहीं लग सकती? ठीक है, मैच करेगी तो लगेगी। मैच क्यों कर सकती है? मैच इसीलिए कर सकती है कि आप और वो सेम है, सेम स्पीशीज हैं, सेम लोग हैं। जितना ये स्किन का कलर है ना, अफ्रीका में रहने वाला एक इंसान और आप में कोई फर्क नहीं है जेनेटिकली। आप में और उसमें जेनेटिकली कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्किन का कलर डिफरेंट है, थोड़े बहुत फेशियल फीचर्स हल्के फुल्के डिफरेंट है। आप सेम लोग हैं, हम सब इंसान सेम लोग हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान ये समझता कि वो किसी दूसरे इंसान से सुपीरियर है तो वो स्टूपिड है। असल में वो सुपीरियर नहीं है, वो स्टूपिड है। और जो ये समझता है कि सब बराबर हैं, वही अक्लमंद है, वही वाइज है। विजडम इसी चीज में है कि आप इस बात को माने। तो एवोल्यूशन हमें बड़े अच्छे तरीके से बहुत सी ऐसी बातों के बारे में समझा देती है जो कि डॉगमा लोगों में डाला गया है। डॉगमा क्या है? कि मैं आला हूं, आप जो है चीप हैं, मैं बड़ा जी सुपीरियर हूं। कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है। कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से सुपीरियर नहीं है, कोई शूद्र किसी ब्राह्मण से सुपीरियर नहीं है। कोई कास्टलेस नहीं है। कास्ट आपने बनाई है। कास्ट आपने क्यों बनाई है? इस वजह से कि आप लोगों में डिस्क्रिमिनेट कर सकें। जब आप लोगों में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो तभी आप एक से छीन के दूसरे को दे सकते हैं। जब लोग ये समझते हैं ना कि सब बराबर हैं, तो फिर कोई किसी से कुछ नहीं छीनता है, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर लोग सारे बराबर होते हैं और लोगों को चीजों को समझने का मौका मिलता है। फिर लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते। तो यहां पे क्या है, मेन चीज ये है कि अगर हमें अपनी ट्रू हिस्ट्री पता हो, वो हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि हमारे सब एंसेस्टर अफ्रीका में रहते थे और उन एंसेस्टर्स से हम बड़ी ही डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व होके यहां तक पहुंचे। एवोल्यूशन कोई सोच समझ के कुछ नहीं करती, मगर आज बाय लक और बाय एवोल्यूशनरी जो है वो प्रोग्रेस आज हम यहां पहुंच गए हैं। और अगर हम ये समझें कि उसके बाद भी हमने एवोल्यूशन का सबक नहीं सीखना, तो ये याद रखेंगे एवोल्यूशन
के बाद लोग एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो सारे इंसान जो है वो एक ही स्पीशीज हैं, सेम है, जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ स्किन डीप है, और इसकी बेसिस पे किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को नीचे समझने से, किसी को ऊंचा समझने से, किसी से नफरत करने का कोई भी जो है वो क्या नहीं है, कोई हमारे पास रीजन नहीं है। इसलिए हमें बस ये समझना चाहिए कि हर कोई इंसान है, ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी स्किन का कलर क्या है, उसकी उसकी जात क्या है, उसका क्या पीछे से है। मेन चीज बस एक ही है कि सब इंसान है और सबको इंसान समझना चाहिए। एवोल्यूशन हमें ये लेसन सिखाती है, और एवोल्यूशन हमें कोई ऐसा लेसन नहीं सिखाती कि जो मिथोलॉजी या किसी बाबे ने बैठ के किसी जगह पे एक संस्कृत में कुछ लिख दिया तो वो बात बन गया। नहीं, एवोल्यूशन हमें जो सिखाती है वो एविडेंस से साबित है सारी बातें। ठीक है, वो एविडेंस कैसा है? वो जेनेटिक एविडेंस है, वो फॉसिल एविडेंस है, वो जियोलॉजी में एविडेंस है, वो एंथ्रोपोलॉजी में एविडेंस है। हर तरह का एविडेंस जो है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और एवोल्यूशन हमें सिखाती है कि सब इंसान बराबर है। ठीक है जी, ये थी बात।